रुखसाना ने सब घर वालों से मिलने के बाद बड़ी बेचैनी से नाइला के बारे में पूछा। नाइला का नाम सुनते ही सबको चुप लग गई, जबकि इससे पहले सभी रुखसाना के साथ हंसकर बातें कर रहे थे। रुखसाना इनको यूं खामोश देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। इतने में इसने अपने सबसे बड़े भांजे को मुखातिब करते हुए बोला, बेटा क्या बात है, नाइला किधर है? तुम लोग यूं एकदम से खामोश क्यों हो गए? इतने में बड़े भांजे की बीवी जल्दी से बोली, हमें कुछ मालूम नहीं। ये जवाब सुनते ही रुखसाना चौंक गई और सबके चेहरों को बारी बारी देखने लगी। वो सब अपनी नजरें झुकाए वहीं पर बैठे थे। रुखसाना का एकदम के लिए दिल धड़कना जैसे बंद हो गया। रुखसाना ने फिर अपने लहजे में वो गुस्सा दिखाते हुए इनसे दोबारा से पूछा, मैं कहती हूँ नाइला किधर है? रुखसाना का दूसरा भांजा बोलने लगा, खाला आपको इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आई हैं, थोड़ा सांस ले ले, खाना खाएं, पानी पी लें, फिर बात करते हैं। रुखसाना ने इसकी बात बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं इतनी दूर से सिर्फ नाइला के लिए आई हूँ और इसको बिना देखे मेरे हल्क से एक घूंट भी नीचे नहीं उतरेगा। दरअसल रुखसाना की बहन 1 साल पहले फोत हो गई थी और रुखसाना की बहन के 8 बेटे और एक इकलौती बेटी थी। इनकी इकलौती बेटी का नाम नाइला था। इत्तफाक से सभी बेटे बड़े थे और शादीशुदा भी, जबकि नाइला की अभी शादी नहीं हुई थी। रुखसाना की बहन की अचानक से मौत होने की वजह से इसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से ब्याह लेती। लेकिन जाते वक्त वो अपनी बहन को ये नसीहत करके गई थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, बेटे और बहू का कोई भरोसा नहीं और तुम तो मेरे बेटों और बहू के बारे में जानती हो, इसलिए मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस 1 साल में रुखसाना गाहे बगाहे फोन कॉल पर नाइला की खैरियत मतलूब करती रही, लेकिन वो सब इसके भाइयों और भाभी की जुबानी ही सुनती रही। जबकि नाइला शुरू में तो अपनी खाला से बात करती रही, फिर कुछ महीनों से नाइला से इनकी कोई बात नहीं हो पाई। रुखसाना अपनी बहन के शहर से बहुत दूर ब्याही गई थी, इसलिए वो इतनी जल्दी आ जा नहीं सकती थी। इसने तो यही सोचा था कि कुछ अरसा गुजारने के बाद नाइला की शादी कर देगी और आज वो इसी नीयत से इस घर में आई थी। लेकिन नाइला की यूं गैर मौजूदगी इसको तड़पाने लगी। रुखसाना सवालिया नजरों से सबकी तरफ देख रही थी कि इतने में बाहर सहन से किसी के कपड़े धोने की आवाज आई, यानी कोई हाथ से कपड़े जोर जोर से धो रहा था, जबकि सभी कमरे में मौजूद थे। आवाज इस कदर तेज थी कि सब एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखने लगे और सबके ही रंग उड़ने लगे। इतने में रुखसाना कमरे से उठकर जल्दी से बाहर की तरफ चली गई, ये देखने के लिए कि मैं खुद ही नाइला को देख लेती हूँ। जब इसने सामने देखा तो कोई लड़की नलके के पास बैठी कपड़े धो रही थी। रुखसाना जल्दी से इसके पास गई और इसको बुलाते हुए कहने लगी, क्या तुम नाइला हो? इतने में इस लड़की ने एकदम से अपना हाथ कपड़े धोते हुए रोक लिया और वहीं मुंजमद हो गई, जैसे इस आवाज ने इस पर सक्तातारी कर दिया हो। फिर रुखसाना ने आगे होकर जब इसका चेहरा देखा तो रुखसाना धाड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि नाइला बहुत बुरी हालत में वहां बैठे कपड़े धो रही थी। नाइला का चेहरा जगह जगह से लाल था, जैसे किसी ने इसे खूब पीटा हो, और इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। बाल इस कदर बिखरे थे जैसे कई दिनों से वो नहाई ना हो और सर के बाल भी ना बनाए हों। कपड़े भी इसके बहुत खस्ता हालत में थे, बहुत पुराने लग रहे थे। रुखसाना का शोर सुनकर सभी कमरे में से बाहर आ गए, लेकिन इनमें से किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके, क्योंकि किसी में जरूरत ना थी कि वो रुखसाना के आगे बढ़कर इससे छुपकर भाग सके, क्योंकि सब इन्हीं का तो किया धरा था। रुखसाना ने जल्दी से नाइला का हाथ पकड़ते हुए इसे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन नाइला ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। जबकि रुखसाना ने जब इसको आखिरी दफा देखा तब वो अच्छी भली सेहतमंद और साफ सुथरी खूबसूरत लड़की थी। रुखसाना नाइला को देखकर एक पल के लिए भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये नाइला है। रुखसाना ने नाइला को जल्दी से अपना सहारा दिया और इसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वो बच्चों की तरह बिलखने लगी, जबकि नाइला किसी किस्म का कोई तासुर नहीं दे रही थी। इसमें किसी किस्म की ना तो कोई जान दिखाई दे रही थी और ना ही कोई जज्बात। रुखसाना शुरू से ही थोड़ी तेज मिजाज और रूपदार औरत थी, जबकि इसकी बहन इसके मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रुखसाना ने सब घर वालों को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे कि तुम लोगों ने नाइला के साथ क्या किया है तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। रुखसाना की बात सुनकर एक बार के लिए सब डर गए। फिर इनमें से एक तेज तरार बहू बोली,
खाला, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। असल में ये अपनी माँ का दुख नहीं भुला पाई, इसलिए ये इस तरह से खामोश हो गई है। ये हमसे भी कोई बात नहीं करती। फिर एक और बहू बोली, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी आपको शायद मालूम नहीं, ये शुरू से ही थोड़ा कम दिमाग रखती थी। इस वजह से इसने अपनी माँ की वफात का ज्यादा असर ले लिया। अब बेचारी इस हालत में है, हमें तो खुद इस पर तरस आता है। हम दरअसल आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इस वजह से हमने आपको फोन कॉल पर कभी इसकी हालत के बारे में नहीं बताया। इसकी बात खत्म होते ही रुखसाना चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो, मैं इसकी खाला हूँ, मैंने इसे बचपन से देखा है, तुम कल की आई इसे पागल बना रही हो। ये बिल्कुल ठीक थी। फिर रुखसाना नाइला के बालों को संवारते हुए इसके गाल को चूमने लगी। रुखसाना अपनी भांजी से बहुत प्यार करती थी, और जब से इसकी बहन फोत हुई वो इससे और भी प्यार करने लगी। लेकिन वो अपनी मजबूरी की वजह से इसके घर में नहीं रह पाई, क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां थी और वो इस तरह सब छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकती थी। जबकि इसने नाइला को साथ लेकर जाने के लिए जब बोला, तब इसके भाइयों ने कहा कि हम इसका खूब अच्छे से खुद ही ख्याल रख लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इसको इधर ही रहने दें। यूं रुखसाना इनकी बातों में आकर अपनी भांजी को 1 साल पहले ही इनके पास छोड़कर गई, ये सोचते हुए कि आखिर 8 भाई हैं, इनमें से कोई तो इसका ख्याल रखेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आठों के आठों ही अपनी बहन के लिए वबाले जान बन जाएंगे। नाइला को देख देख कर रुखसाना को जैसे गश पड़ रहे थे, क्योंकि नाइला जैसे जिंदा लाश खड़ी थी, जबकि नाइला बहुत ही हंसमुख खुश शक्ल सी लड़की थी। रुखसाना ने इस घर में पानी का घूंट तक नहीं पिया था। वो नाइला से कहने लगी, मेरी बेटी तू मेरे साथ चल, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकती। इतने में इसका बड़ा भांजा फिर से कहने लगा, खाला आप जज्बाती हो रही हैं, आपको हकीकत मालूम ही कहाँ है, 2 दिन इसके साथ रहें, फिर आपको सब पता चल जाएगा। रुखसाना ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। रुखसाना ने कुछ ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं इसी तरह जल्दबाजी में नाइला को साथ ले गई तो मुझे कैसे पता चलेगा इन लोगों ने नाइला के साथ क्या किया है। जब तक मुझे सही मसले के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं इसका हल कैसे कर पाऊंगी। फिर इस रात रुखसाना ने नाइला को अपने पास ही बिठा लिया, जबकि इसकी सबसे छोटी बहू इस बात पर बजीद थी कि नाइला को इसके कमरे में ही सोना चाहिए। वो इस कदर नाइला के कमरे में सोने पर जोर दे रही थी कि रुखसाना को इस पर गुस्सा आने लगा। असल में नाइला की सबसे छोटी भाभी के यहाँ 6 महीने की लड़की थी और इनका बड़ा बच्चा भी अभी छोटा ही था। इस वजह से वो रात को नाइला को अपने पास सुलाती थी ताकि इसकी नींद खराब ना हो। रात की सारी ड्यूटी नाइला देती थी, इसने ही इनके बच्चों को देखना होता था। लेकिन ये सब रुखसाना को मालूम नहीं था। रुखसाना ने नाइला को इसकी छोटी भाभी के पास इस रात सोने से मना कर दिया, जिस पर इसकी छोटी भाभी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। फिर अगले रोज सुबह हुई, जब रुखसाना की आंख खुली तो नाइला बिस्तर पे मौजूद नहीं थी। रुखसाना ने जल्दी से उठते हुए कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन नाइला कमरे में मौजूद नहीं थी। इतने में रुखसाना जल्दी से बाहर निकली तो इसने देखा कि नाइला बाहर मौजूद चूल्हे पर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। वो बेचारी जाने कब से जाग रही थी, क्योंकि 8 भाभीियों और भाइयों का और इनके बच्चों का नाश्ता वो तकरीबन बना चुकी थी। रुखसाना को ये सब देखकर और भी गुस्सा आने लगा। इसे इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि नाइला ही सारे घर के काम ज्यादातर देखती है और चूल्हे और कपड़े धोने के काम तो खास तौर पर नाइला को ही करना थे। रुखसाना खामोशी से सारा तमाशा देखती रही। इसने इस रोज किसी को भी कुछ नहीं कहा और ना ही टोका, क्योंकि वो सबका असली चेहरा अच्छे से देखना चाहती थी। अगर वो किसी को टोकती तो यकीनन सब होशियार हो जाते, वो अपना मकरूह चेहरा सामने नहीं लेकर आते। रुखसाना को सबसे ज्यादा जो बात ठटक रही थी वो ये थी कि नाइला इस कदर काम तो जो करती है वो करती है, मगर वो खामोश हो गई है। आखिर उन्होंने इसके साथ ऐसा भी क्या किया है। रुखसाना ने नाइला से सारे दिन में कई बार पूछा, लेकिन नाइला थी कि जैसे खामोशी का तालाब लबों पर लगाए बैठी थी, जिसका वो खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर रात को रुखसाना नाइला को फिर से अपने पास सुलाने के लिए कहने लगी। कल रात रुखसाना खुद सफर की वजह से बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए इसकी आंख जल्दी लग गई थी, जबकि आज इसे भी इतनी नींद नहीं आ रही थी। वो खामोशी से लेटकर पास पड़ी चारपाई पर नाइला को लेटने के लिए कहने लगी। नाइला भी अपनी हालत से मजबूर खामोशी से लेट गई। रुखसाना नाइला के सामने जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी। उस सर्दियों की रात थी और रुखसाना ने अपने मुंह पर रजाई ले ली।
क्योंकि वो रजाई में से चिपके से अपनी भांजी नाइला पर गात लगाए देख रही थी, जबकि नाइला थी कि वो मुसलसल छत की तरफ देख रही थी। इसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थी। रुखसाना कुछ देर तक देखती रही और इसको देख देख कर इसे बहुत तरस आ रहा था। वो पिछले 2 घंटे से मुसलसल देख रही थी, लेकिन नाइला आंखें बंद नहीं कर रही थी। रुखसाना का जब सबर जवाब दे गया तो इसने नाइला से कहा, बेटी तुम अब तक सोई क्यों नहीं? देखो मेरी तो आधी नींद भी पूरी हो गई। इसकी बात का भी इसने कोई जवाब नहीं दिया, मुसलसल छत को देखे जा रही थी। तब रुखसाना को शक हुआ कहीं नाइला को जिन्नात का कोई साया ना हो गया हो। आखिर दिन भर काम करके इंसान थक हार कर बिस्तर पर गिरते ही सो जाता है, जबकि नाइला तो मुसलसल छत को ही देखे जा रही थी और एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रही थी। रुखसाना भी काफी देर तक नाइला की तरफ देखती रही, लेकिन नाइला एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। इसी बीच रात के 12 बज गए, लेकिन नाइला नहीं सोई थी। रुखसाना को अजीब सी कुफत होने लगी। इसके जहन में अजीब अजीब से वसवसे आने लगे और घंटियां बजने लगी, जैसे कोई और आफत आने की निशानी हो। रुखसाना ने अपना सर पकड़ लिया और फिर से रोने लगी, ये कहते हुए, काश मैंने अपनी बहन को दिया हुआ वादा जल्दी पूरा कर लिया होता। काश जो तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, मैं तब ही आ जाती। कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। रात का 1 बज गया और रुखसाना की नींद से हालत बुरी होने लगी। इसकी आंखें खुद से ही बंद होने लगी और इसकी आंख लग गई। लेकिन बेचैनी में इंसान कहाँ ठीक से सो पाता है। तकरीबन रुखसाना 2 घंटे ही सो पाई होगी। अचानक से जब इसकी आंख खुली तो इसने जल्दी से नाइला को देखा। वो वहीं इसी हालत में वैसे ही लेटी मुसलसल छत की तरफ देख रही थी। रुखसाना को तब पक्का यकीन हो गया, नाइला पर यकीनन जिन्नात का साया है जो यूं सो नहीं रही थी। फिर रुखसाना ने नाइला के पास बैठे हुए इससे कहा, बेटी कहीं दर्द हो रहा है क्या? लाओ मैं तुम्हारा जिस्म दबा देती हूँ। सारा दिन मेरी बच्ची घर का काम करती रहती है और तुम्हारी हड हराम भाभियां बैठी रोटियां तोड़ती रहती हैं। देखो तुम्हारे भाई कितने खुदगर्ज निकले। इनको तो सही में इनका तो सही में खून सफेद हो गया है। तुम्हारे किसी भाई को तुम्हारी हालत पर तरस नहीं आया। फिर इस रात रुखसाना भी ठीक से नहीं सो पाई। इस वजह से वो नाइला के साथ ही सुबह बाहर निकल गई। रुखसाना नहाने के घर से वॉशरूम में गई तो बाहर निकलते हुए इसने देखा कि नाइला की भाभी नाइला के हाथ में दवाई रख रही थी और इसे जल्दी से खाने के लिए कह रही थी। ये देखकर रुखसाना ने वॉशरूम में ही अपने कदम रोक लिए और सोचने लगी कि ये नाइला को किस चीज की दवाई खिला रही है। वो पूछती भी तो किससे पूछती? सबके सभी नाइला के दुश्मन थे और नाइला खुद अपनी दुश्मन बन चुकी थी। इस पर ना ही किसी दुख का असर हो रहा था और ना ही किसी खुशी का। जाने इन गुजरे हुए महीनों में इसके साथ ऐसा क्या इन लोगों ने किया था कि इससे इसकी दुनिया ही छीन ली थी। वो एक नौकरानी की हैसियत से इस घर में काम कर रही थी, बल्कि नौकरानी से भी बदतर थी, क्योंकि नौकरानी भी अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकती है, मगर वो बेचारी तो वो भी नहीं कर पा रही थी। इस रात दोपहर के टाइम इनके घर इनकी पड़ोसन आई। पड़ोसन रुखसाना को पहले से ही जानती थी, क्योंकि रुखसाना अपनी बहन के घर गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आकर रहती थी। तब इसकी अक्सर मुलाकात इस पड़ोसन से हुई। वो पड़ोसन रुखसाना को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुमने इस बार चक्कर लगाने में बहुत देर कर दी। रुखसाना इसे कहने लगी, हाँ बस जिम्मेदारियां थी। तुम तो जानती हो घर से कहाँ निकला जाता है और एक सफर भी बहुत ज्यादा है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। फिर पड़ोसन कुछ दिन वहां पर बैठी और जाते हुए रुखसाना को कहने लगी, आज हमारे घर जरूर आना, मुझे तुमसे कोई काम है। ये बात इसने निहायत ही राजदारी और आहिस्तगी से रुखसाना के करीब होकर कही थी। रुखसाना इसके यूं बात करने के अंदाज से ही समझ गई कि वो जरूर नाइला के बारे में ही कुछ बताना चाहती है। यूं रुखसाना को भी एक उम्मीद लगी कि वो नाइला की हालत के बारे में पड़ोसन से कोई सुराग लगा सकती है। इसलिए वो शाम को ही पड़ोसन के घर चली गई बिना किसी को कुछ बताए। अगर वो घर में किसी को कुछ बताती तो हो सकता है इसकी कोई भी बहू इसके साथ आ जाती। फिर पड़ोसन इसके सामने बात ना कर पाती। पड़ोसन के घर में दाखिल होते ही रुखसाना ने पड़ोसन से थोड़ी बहुत बातचीत की। फिर वो नाइला की हालत के बारे में इससे पूछने लगी तो इसकी पड़ोसन जैसे इसी बात के इंतजार में थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हें अपनी भांजी को अपने साथ ले जाना चाहिए था। तुम तो जानती हो घर से कहाँ निकला जाता है और एक सफर भी बहुत ज्यादा है। मगर वो बेचारी तो वो भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए
तुम्हें इस बात की खबर ना थी कि ये तुम्हारे भांजे और बहुएं कैसी हैं, जो तुम्हारी बहन को ये कुछ नहीं समझते थे। हालांकि वो तो इनकी बड़ी थी और सास भी थी। वो अपनी छोटी ननंद को क्या समझते। और फिर बेचारी इनके हत्थे चढ़ गई। क्या क्या जुल्म नहीं देखा इन आंखों ने। ये कहते हुए पड़ोसन की आंखें नम हो गई। कितनी प्यारी बच्ची थी। जाने इन लोगों ने इस पर जुल्म करते हुए ये भी नहीं सोचा कि अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी है और कोई भी जालिम इससे दूर नहीं भाग सकता। फिर पड़ोसन ने बताना शुरू किया। शुरू शुरू में तो इन लोगों ने दिखलावे की मोहब्बत जताई, मगर तुम्हारी बहन के फौत होने के कुछ महीने बाद ही ये फिर से वही अपनी आदतों से मजबूर होकर अपना असली चेहरा दिखाने लगी। एक भाभी ने अगर काम कहना तो दूसरी भाभी ने भी जिद में आकर नायला को काम कह देना। घर के सारे काम ये जिद में आकर इससे करवाने लगे और वो बेचारी इनकार भी नहीं कर पाती थी। अगर वो एक को इनकार करती तो दूसरी इस पर चढ़ जाती। अगर ये बेचारी काम से तंग आकर कभी इन्हें जवाब दे भी देती, वो इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इस पर हाथ उठाने लगती। और इसके भाई निकम्मे तो सारे के सारे एक जैसे निकले। एक दो बार तो मैंने भी नायला को इनकी मार से छुड़वाने की कोशिश की, तब वो मुझसे भी बदतमीजी करने लगी। फिर इस दिन के बाद से मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे, अम्मी इन लोगों को किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, आप इनके घर में जाकर दखल अंदाजी मत किया करें। मगर मुझसे इस बच्ची का दुख नहीं देखा जाता था। फिर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर भी नहीं था, वरना मैं तुम्हें सबका सब बता देती। फिर अक्सर इसके रोने की आवाज आती थी। मुझे वो आवाज सुनकर बहुत दुख होता था। फिर मैंने सुना कि नायला को ये किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि नायला रोती रहती थी। मुझे तो ये शक है कि वो रोती तो इनके जुल्म की वजह से थी, मगर उन्होंने ये बहाना बनाया कि नायला ने अपनी माँ का दुख अपने जहन और दिमाग पर इस कदर सवार कर लिया है कि वो बात बात पर रोती है और इसके रोने की वजह से बच्चे सहम जाते हैं। इसलिए उन्होंने इसको दवाई लेकर दी। जब से नायला को दवाई खिलानी शुरू की है, नायला यूं ही खामोश हो गई है, किसी से कोई बात नहीं करती। जब मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली तो मैंने सोचा मैं तुम्हें किसी बहाने से अपने घर लाकर सारी बात बताऊंगी, वरना यकीन करो इनके घर में कदम रखने को दिल नहीं चाहता। कितने बेदर्द जालिम भाई और भाभियां निकली। सारा गांव इन पर थू थू करता है, मगर वो हैं कि इनको इस बात की जरा भी शर्मिंदगी नहीं और ना ही कोई एहसास है। रुखसाना खामोशी से पड़ोसन की सारी बात सुनती रही और फिर इससे कहने लगी, क्या तुम्हें मालूम है कि वो किस नफ्सियाती डॉक्टर के पास इसको लेकर जाते थे? इतने में वो पड़ोसन बोली, हाँ लोगों से सुन रखा है कि यहीं करीब जो छोटा सा शहर है वहां पर कोई नफ्सियाती डॉक्टर हर सोमवार के रोज आता है, इसके पास ये लेकर जाते थे। तुम तो जानती हो कि हमारा गांव बड़े शहर से बहुत दूर है, इस वजह से ज्यादातर लोग इस छोटे शहर से ही अपनी जरूरियात पूरी कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दवाई भी लेनी हो तो इसी तरफ रुजू करते हैं। फिर इसके बाद रुखसाना ने पड़ोसन से कहा, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे साथ कोई रिश्ता ना होते हुए भी ये इंसानियत का रिश्ता निभाया। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। ये कहकर रुखसाना इससे इजाजत लेने लगी और नायला के घर वापस लौट आई। घर में आते ही इसने किसी से कुछ भी जाहिर नहीं किया, जबकि इसकी बहू इसे सवालिया नजरों से देख रही थी कि रुखसाना कहाँ गई थी और कहाँ से आई है। लेकिन किसी ने भी रुखसाना के रोब की वजह से पूछने की जरूरत नहीं की थी। फिर रुखसाना सारी रात सोचती रही कि वो करे भी तो क्या करे। नायला की हालत बेहतर हो गई तो वो कहीं इसकी शादी कर पाएगी। इत्तेफाक से अगला रोज सोमवार का ही था। फिर सुबह होते ही इसने नायला को तैयार होने को कहा और इसको अपने साथ ले गई। जब घर में से निकलने लगी तो इस वक्त इसकी भाभीियों ने बहुत इसरार किया, इनमें से कोई एक इनके साथ जाएगी, मगर रुखसाना ने इन्हें खबरदार करते हुए कहा, ये मेरी भांजी नहीं मेरी बेटी है और ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोगों ने जो करना था कर दिया, अब मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए रुखसाना इसे शहर ले गई और इस डॉक्टर के पास जाकर सारी दवाई का पूछने लगी। डॉक्टर ने फिर सारी बात बताई कि इन लोगों ने कहा था कि ये बहुत रोती है और वालदा की वफात हो चुकी है। हमें डर है कि ये नफ्सियाती ना हो जाए, इसलिए आप इसके लिए कोई दवाई भी दें। और ये सारा दिन सोती रहती है, हमें ये भी डर है कि कहीं ये अपनी हालत ना खराब कर ले, इसलिए मैंने ऐसी दवाई दी जिससे ये ज्यादा देर सो ना पाए। ये सुनते ही रुखसाना इसे कहने लगी, आप जानते नहीं कि आप जाने अनजाने में इनके गुनाह में किस कदर मुतलव्विस हो चुके हैं। ये बेचारी तो रात भर सो नहीं पाती
और सारा दिन इनके जुल्म सितम सहते हुए काम करती रहती है। डॉक्टर ने जब इनकी बात सुनी तो वो हैरान रह गए कि कोई भाई ऐसा भी कर सकते हैं, और फिर 8 के 8 भाई। डॉक्टर ने माजरत करते हुए कहा, मैं सारे मामले से अनजान था। जाहिर सी बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, नफ्सियाती डॉक्टर हूँ। जो मुझे बताया जाएगा मैं तो वही करूंगा। और सबसे बढ़कर नाइला भी तो कुछ भी नहीं बोलती थी। मुझे लगा कि सच में वो जो कह रही हैं वो सब ठीक है, क्योंकि मेरे कई सवालात करने के बावजूद नाइला ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर डॉक्टर ने नाइला को मुखातिब करते हुए बोला, बेटा इतना भी खामोश होना अच्छी बात नहीं। कहीं ना कहीं हमारी ज्यादा खामोशी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, और तुम्हें खुद से हिम्मत करना होगी। अब दवाई एकदम से अगर तुम्हारी छूट गई तो इससे और ज्यादा तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। इतने में रुखसाना ने कहा, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ और इसको अब साथ लेकर जाऊंगी। फिर डॉक्टर ने रुखसाना को अपने पास मौजूद नाइला की फाइल दिखाई और इनसे कहा कि इसकी दवाई मैं कम कर देता हूँ, मगर आप एकदम से दवाई मत छुड़वाइएगा। वहां से किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी दवाई 2-3 माह तक जारी रखिएगा। आप इनको ये फाइल दिखाएंगे तो वो समझ आएंगे। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फिर इसके बाद रुखसाना बिना किसी से कुछ कहे नाइला को वहां से ले गई, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि अगर वो इस घर में कुछ कहती भी तो किसी पर कोई असर नहीं होने वाला था, बल्कि अगर वो कुछ बोलती तो शायद इसको फिर से अपनी भांजी को इनके हाथों में सौंपना पड़ता। इस वजह से इसने मौका की नजाकत को समझते हुए नाइला को साथ लिया और अपने घर ले आई। नाइला अपनी रुखसाना खाला के घर में जाने के 1 हफ्ता बाद ही इसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी, और यहाँ तक कि इसने फिर से बोलना भी शुरू कर दिया और शायद जीना भी। नाइला ने फिर अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह इसकी भाभियां और भाई मिलकर इस पर जुल्म करते रहे। बात करना वो इसलिए छोड़ गई क्योंकि इससे कोई बात ही नहीं करता था, सिर्फ इस पर हुक्म चलाया जाता था। हर कोई इसे हुक्म ही देना जानता था, इसलिए वो बात करना ही भूल गई। दवाइयों का इस कदर असर था कि वो एक मशीन बनती गई। कुछ महीने इसने दवाई देना जारी रखी, और फिर इस बीच ही इसका एक बहुत ही अच्छी और माकूल जगह पर रिश्ता हो गया। यूं नाइला की शादी हो गई और वो फिर से जिंदगी जीने लगी।